Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat from Triple IT Sri City, which is situated in Andhra Pradesh. So we will see our next chapter, thermal properties of matter. तो ये हमारा चैप्टर एक मतलब किसी भी मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में शो करता है कि उसमें कौन कौन सी अलग अलग थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी हीट, उसको अगर हीट करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब अगर किसी को हीट किया या फिर कूल किया उसको तो कैसे कैसे बिहेव करेगा, कितने ऐसे अगर कोई लिक्विड ले लें तो उसको कितने मतलब कितने टेम्परेचर पर उबाल है तो उबल जाएगा, मतलब गर्म करें तो उबल जाएगा। इस तरह की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें हर टेम्परेचर एंड हीट। तो सब सभी जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है और हीट भी क्या होती है। तो टेम्परेचर ये है कि उसमें अगर हीट बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर एक स्केल है जिस पर हम उसकी उसकी हीट माप सकते हैं। तो उसमें उसका हीट कितना है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, we know from experience that glass of ice cold water left one a table of on a hot summer day। तो इसमें यही बोला गया है कि एक दो एग्जांपल्स के साथ बताया गया है कि जैसे गर्मियों के दिनों में ऐसे एक गिलास रखा है, उसमें आइस रखी हुई है, उसको धूप में रख दिया जाए तो वो उड़ जाता है क्योंकि उसको टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर से हीट आई। हीट मतलब हीट से आई, हीट आया तो हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ा। बढ़ने से क्या हुआ, बढ़ने से हुआ कि मतलब वो इवेपोरेट हो गया और पानी उड़ के वाष्प बन गया, मतलब भाप हो गई वो, और वो कहीं और चला गया। ओके, तो ऐसी चीजें इसमें आई हैं पहली। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म बिटवीन टू और मोर सिस्टम और सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रांसफर होती है एक सिस्टम टू दूसरे सिस्टम में। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, वही एग्जांपल ले लेते हैं। किसी एक गिलास में बर्फ है। बर्फ एक टेम्परेचर मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे है, जीरो या फिर जीरो से कम पे। ओके, तो उसमें उसको हीट किया गया। हीट किया गया तो पहले बना वो पानी। किससे बना? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट पैदा हुई और वो अलग सिस्टम में पहुंच गई। अब वो लिक्विड में पहुंच गई, अब और हीट किया और टेम्परेचर डिफरेंस किया, और टेम्परेचर डिफरेंस किया तो और आगे बनी, मतलब तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट पैदा होती है। और एनर्जी जो मतलब हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, वो एक सिस्टम टू दूसरे सिस्टम में मतलब चेंज हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। और मतलब ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस्ड इन जूल, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड many changes may take place. Its temperature may rise, it may expand or change state. Will we will study that? Okay, we will study about that's effect in this short chapter. Okay, so management of measurement of टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? तो आपको पता होगा टेम्परेचर को मेजर करने के दो तीन तरीके होते हैं, मतलब दो तीन ऐसा यूनिट्स होती हैं। एक तो नॉर्मल जो चलता है वो सेल्सियस चलता है, थर्मामीटर से माप सकते हैं। आजकल इंफ्रारेड टेम्परेचर मतलब मशीन आ गई है टेम्परेचर निकाल देखने की। और भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं टेम्परेचर देखने के लिए। तो मेजरमेंट का यही है एग्जाम्पल। फॉर अ कॉमन एग्जाम्पल इन कॉमन लिक्विड इन ग्लास, thermometer, mercury, alcohol, etc. Okay, are used. Whole volume varies linearly with temperature over a wide range. Thermometer are calibrated so that a numerical value may be assigned to given temperature in an appropriate scale. Okay, तो जो टेम्परेचर होता है उसकी अलग अलग मतलब वैल्यूज होती हैं। अगर उसको केल्विन में मापे तो उसकी अलग वैल्यू होगी, उसको अगर सेल्सियस में मापते हैं तो उसकी अलग वैल्यू होगी, उसको अगर फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो उसकी अलग वैल्यू होगी।
ओके, जैसे 0 डिग्री को 273 केल्विन माना जाता है, 273 और 274 केल्विन माना जाता है। तो द आइस एंड स्टीम पॉइंट हैज वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट एंड 218 फ़ारेनहाइट। तो जो फ़ारेनहाइट सिस्टम है उसमें 32 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और 212 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 सेल्सियस होता है। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि किस तरह से हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज कर सकते हैं। देर आर 180 इक्वल इंटरवल्स बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट, एंड ऑन द स्केल, सेल्सियस स्केल, देर आर 100। इनका मतलब ये है कि 0 to 100 जाने में, सेल्सियस जाने में तो 100 चेंज आया है टेम्परेचर सेल्सियस में, बट इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस लाने में फ़ारेनहाइट में 180 का इंटरवल्स का चेंज होगा। 180 आप मान सकते हो यूनिट्स का, 180 यूनिट्स का चेंज होगा। यानी कि हम अगर 32 को 0 माने, उसके बाद 112 गए तो 180 का चेंज आया है, और 0 to 100 गए हैं तो 100 का चेंज आया है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखा है, या फिर एक इसका प्लॉट करें डायग्राम, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। अगर इसे हम सेल्सियस माने जाए, इसे अगर हम फ़ारेनहाइट माने, तो ये इस प्रकार का होगा। ओके, तो 32 से ये स्टार्ट होगा फ़ारेनहाइट वाला, और 212 पे जाएगा, और ये 0 वाला 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। मैंने बस इसको 0 से ना स्टार्ट करते हुए इधर 32 0 से स्टार्ट किया है, सॉरी 0 32 से स्टार्ट किया है, जैसे वो अ, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से लगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 100 सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 180 फ़ारेनहाइट है बीच में। A relation of converting between the two scale may be obtained from the graph of Fahrenheit temperature TF वर्सेस सेल्सियस। तो सबसे पहले देखो, इन दोनों को 0 पे लेके आते हैं। दोनों मतलब अगर फॉर्मूला निकालना है ना, तो इस मानो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूले निकालने के लिए अब टी एफ है ना, तो टी एफ को 0 पे लेके आए। 0 पे कैसे ले आके आ सकते हैं? तो 0 पे लाने के लिए 0 डिग्री कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट, तो माइनस करेंगे 32 फ़ारेनहाइट, तो ये 0 पे आ गया। और ये है टी सी, टी सी है, तो ये दोनों की दोनों जीरो, दोनों की दोनों जीरो है। अब इसी में हम 180 डिवाइड दे दें, क्योंकि इसमें 180 सेक्शंस हैं और इसमें 100 सेक्शंस हैं, तो इन दोनों का डिवाइड दे दें तो ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, टी एफ -32 × 100 डिवाइडेड बाई 180, ये हो जाएगा टी सी निकालने का फॉर्मूला, यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट से। ओके, तो इस तरह की कुछ मापांक रहते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद आता है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको अगर पढ़ी होगी पहले, या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में, पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैसियस स्टेट में ये आती है। हाँ, शायद आपने पढ़ी ना हो, छोड़िए। तो एक होता है प्रेशर, इसमें बहुत कुछ टर्म्स होते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। एक होता है पी, पी डिनोट करता है प्रेशर को। वी, वी डिनोट करता है वॉल्यूम को। ओके, एन, आर, टी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर एक कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ओके, ओके। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों का, इन तीनों से रिलेटेड एक इक्वेशन है, उसी के बारे में ये आइडियल गैस इक्वेशन
हमें बताती है। तो वेयर टी इक्वल टू टी प्लस 233.15 कर लेकर रखा है, मतलब इसको केल्विन में लेके आए हैं ये लोग। टेम्परेचर इसमें हमेशा केल्विन में रहता है इसलिए। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन में केल्विन में रहता है, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर टी सी दे रखा है तो टी सी प्लस 273.15 इसमें ऐड कर दें तो टी इन के आ जाता है। ओके, 273.15 थोड़ा अलग और लगे तो 274। ओके, तो हम लिख रहे थे कि अगर हम 273.15 ना लिख, मतलब कोई अगर और लगे तो इस कैलकुलेशन में तो 274 यूज कर सकते हैं क्योंकि नई स्केल चल रही है। 273 भी यूज कर सकते हैं, ये पुरानी स्केल थी। अगर एकदम एक्यूरेट चाहिए तो 273.15 यूज करो। ठीक है, तो इनमें भी अलग अलग कुछ रिलेशन होते हैं। तो एक रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने अलग अलग इक्वेशन फाइंड करी थी, बॉयल्स लॉ और अलग अलग लॉ, चार्ल्स लॉ। ओके, तो कुछ अलग अलग लॉज फाइंड हुए थे। तो अलग अलग लॉज लॉज के हिसाब से सबसे पहला रिलेशन आई थी बॉयल्स लॉ की, जो कि थी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पहला था पी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये था बॉयल्स लॉ। उसके बाद आया एक केमिस्ट थे नई, उन्होंने प्रेशर, when the pressure is held constant the volume is uh, quantitatively quantity of a gas related to the temperature as v by t। मतलब अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि प्रेशर कांस्टेंट है। फिर उसके बाद इसको हम चार्ल्स लॉ बोला जाता है। एक उसके बाद लो डेंसिटी गैसेस ऑफ दिस लॉ which may be combined into a single relationship. Okay, note that the since PV equal to constant and V by T constant for a given quantity of gas, then relation PV by T should be also a constant. Okay, तो इसका मतलब ये है कि हमने PV इक्वल टू कांस्टेंट किया, हमने ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट किया और वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि पी वी बाई टी इक्वल टू ऑल्सो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये था कि एक एक्चुअल आइडियल गैस इक्वेशन इन्होंने फॉर्म करी कि पी वी बाई टी इक्वल टू म्यू आर। अब इन्होंने म्यू को बाद में आर, मतलब कुछ भी, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स ले लिया या फिर कुछ भी, तो ये कांस्टेंट था एकदम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर। ओके, तो पीवी बाई टी इक्वल टू म्यू आर टी। अगर हम कांस्टेंट, ये निशान हटाएंगे, कांस्टेंट कुछ भी, कांस्टेंट की जगह कुछ तो रखना पड़ेगा। पी बाई टी इक्वल टू म्यू आर निकला गया। ओके, तो आर की एक फिक्स वैल्यू होती है अलग अलग, तो इनके हिसाब से आर की वैल्यू है 8.31 जूल। ये अलग अलग होती है, जूल पर मोल में चाहिए या फिर केल्विन पर, मतलब अलग अलग इसके मोड्स होते हैं कि किस किस को यूज करना है, कब यूज करना है। एक अ, अगर किलो जूल या फिर अदर स्टेट में करना है तो 0.0893 ऐसा कुछ होता है। ओके, तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ये इससे हमने ये फाइंड किया कि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। ओके, इससे फाइंड हुआ हमारा कि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी कि हम अगर पीवी का मार्क बढ़ाया जाए तो टी का भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई अगर बढ़ाए जाएंगे, या फिर प्रेशर बढ़ाएंगे या फिर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, दोनों में से कुछ ही बढ़ाएंगे या फिर दोनों बढ़ाएंगे, तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे हमें ये फाइंड हुआ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, बी वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ये हमने पहले ही देख लिया था।
तो इससे हमने ये चीजें फाइंड करी। ओके, तो इसका एक और मतलब एक फैक्ट है कि जो एक एब्सोल्यूट जीरो होता है, एक चीज एब्सोल्यूट जीरो नाम का एक टर्म होता है, जिसमें -273 केल्विन, और सॉरी -273 सेल्सियस, ये एक एब्सोल्यूट शून्य होता है, एब्सोल्यूट जीरो। -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहा जाता है कि इससे, इस टेम्परेचर से नीचे कोई सी भी गैस नहीं जा सकती, कोई सी भी मैटर इसको ठंडा नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी मैटर नहीं है इन द यूनिवर्स जो इससे ज्यादा ठंडा हो, कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये अलग अलग ग्राफ हैं प्रेशर और वॉल्यूम के, प्रेशर टेम्परेचर के किस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग गैसेज हैं। हम्म, तो उन्होंने अलग अलग चेक किया है कि किस हिसाब से अलग अलग बिहेव करते हैं। तो नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड कैमरन केल्विन ऑन द स्केल, इट्स टेकन एज एज द जीरो पॉइंट, दैट इज जीरो केल्विन। इसको जीरो केल्विन भी बोला जाता है। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स। ओके, तो सबसे पहले है ये केल्विन वाली। केल्विन वाली में जीरो केल्विन एकदम एब्सोल्यूट जीरो है। उसके बाद एक आइस पॉइंट आता है 273.15, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद आता है एक स्टीम पॉइंट 373.15 केल्विन, 100 सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट। यही एब्सोल्यूट जीरो फ़ारेनहाइट में जाके -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और सेल्सियस में -273.15 सेल्सियस हो जाता है। ओके, द साइज ऑफ यूनिट इज इन केल्विन एंड द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इज द सेम, सो टेम्परेचर ऑफ दीज स्केल आर रिलेटेड बाय। तो एक चीज इन दोनों में कॉमन थी कि 100 ही मतलब यूनिट थे बीच में एक दूसरे के। अगर 0 टू 273.15 जाएंगे ना, तो हमेशा 273.15 का ही डिफरेंस आएगा एक को बढ़ाने में। अभी देखिए, 0 टू 273.15 यानी कि जीरो गए, तो इसमें भी 273.15 का ही चेंज आया। इसमें 100 का चेंज आया 0 टू 100 में, तो 273.15 टू 370.15 में भी 100 का ही चेंज आया। मतलब डेल्टा टी दोनों में सेम है, इसलिए इस बार हमें किसी भी मल्टीपल से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले लिख दिया था। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन, ये आता है हमारा एक एक टॉपिक। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, मैं आपको लेट कीजिए कि कोई एक ये आप कोई एक वायर है, इस वायर को आपने गर्म करा, गरम करा, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा गरम करा अच्छे से। ये गरम हो गया, गरम हो गया सारा। अब गरम होने से क्या हुआ, लाल हो गया। लाल होने से मतलब आप इसको चेक तो नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है, बट केवल अकेले गरम करने से ही इसका साइज बड़ा हो जाता है। ओके, इसको बड़ा, और बाकी तो लोहार भी इसको कूट कूट के मतलब बड़ा कर देता है, वो बात अलग है। बट ये मतलब गर्म करने से भी अपने आप बड़ा हो जाता है, इसका साइज एक्सपेंड कर जाता है इसको गर्म करने से या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने से। ओके, और अगर यही चीज उल्टा कर दें तो इसका साइज कंप्रेस भी हो जाएगा अगर ठंडा कर दिया जाए तो। क्योंकि क्या होता है ना, इसके बीच में अंदर एक कुछ एटम ले ली जाए कि एक ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम, ये एटम है, बहुत सारे लेट कर लीजिए। तो गर्म करने से क्या होगा ना, इनको एनर्जी मिली। एनर्जी मिली तो पहले तो ये शांत बैठे थे, शांत तो खैर बैठे नहीं रहते एटम, लेकिन हाँ पहले बहुत स्लो काम कर रहे थे। आप मान सकते हैं कि ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हल रहे थे एक दूसरे साइड में। अब इन्होंने क्या करा कि ये भागने लग गए आपस में एक दूसरे, ये इधर इधर भाग रहा है,
ये इधर उधर भाग रहा है, ये इधर उधर भाग रहा है, ये इधर उधर भाग रहा है। तो इन्होंने क्या हुआ कि आपस में कॉलिजन भी बहुत सारे होंगे, और कॉलिजन बहुत सारे होंगे तो ये आपस में मतलब ऐसे दूर दूर चलने लग गए। इसने इसको टक्कर दी तो ये भाग गया, ये भी थोड़ा दूर भाग गया, ये भी थोड़ा दूर भाग गया, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया, ये भी भाग रहा है। जब आपस में भाग गए तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर एटम्स के बीच में थोड़ा सा दूरी दूरी हो गई। थोड़ा सा दूरी होने से, क्योंकि एटम्स बहुत सारे हैं तो ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत सारे एटम के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे एटम की बढ़ेगी तो इसको एक मतलब थोड़ा सा एक्सेप्टेबल एक चेंज मिलेगा इसके लेंथ में। ये थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, तो ये इसके बीच अंदर का साइंस होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा अभी थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब एक लीनियर होता है कि अगर कोई सी रॉड है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, उसको गर्म करने पर वो लीनियरली बढ़ जाए, मतलब उसका एरिया वेरिया ना बढ़े बट लीनियरली बढ़ जाए, तो मतलब लीनियरली बढ़ेगा। वैसे अपन अगर कोई रॉड लें तो उसमें एरिया भी होता है, लेकिन साइंस की भाषा में अगर लीनियर लिया है तो वायर को एकदम उसका डायमीटर शून्य मान के चलते हैं कि डायमीटर है ही नहीं, उसको बस लेंथ की लेंथ मिली हुई है, तो इसलिए वो केवल लीनियरली बढ़ेगा, ऐसा मान के चलते हैं लेट करके। ओके, तो वैसे नॉर्मल तो होता नहीं वो कोई रॉड लेंगे तो वो रियल भी थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलर्ट किया कि केवल लीनियरली बढ़ रही है रॉड। ओके, तो लीनियरली बढ़ेगा गर्म करने पर, तो डेल्टा एल इसमें चेंज आया लेंथ में, और टोटल लेंथ एल थी इक्वल टू ये एक कांस्टेंट एंड अल्फा वन है या फिर ए वन, और डेल्टा टी। डेल्टा टी है क्या, टेम्परेचर में डिफरेंस। ओके, तो उसके बाद आया एरियल डिफरेंस, एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि पूरा एक बॉक्स है तो उसको गर्म कर दिया तो चारों तरफ से बढ़ गया एरिया के हिसाब से। अब एरिया के हिसाब से बढ़ेगा तो दो साइड में मतलब, अब ये क्या था ना कि अब एरिया है ना, तो एरिया में दो साइड से रहते हैं साइड, एक तो इधर भी बढ़ेगा एक इधर भी बढ़ेगा। अब एक इधर बढ़ेगा एक इधर बढ़ेगा तो दो बार मतलब दो साइड में बढ़ेगा, दो साइड में बढ़ेगा तो डबल चेंज आएगा अल्फा के हिसाब से। ओके, तो ऐसा ही एक वॉल्यूम में, इसमें वॉल्यूम में तीन इसकी डायमेंशन हैं तो तीन साइड में अलग अलग टाइप बढ़ेगा, तो इसमें तीन सी के मल्टीपल से इसका बढ़े मतलब चेंज होगा टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से इसका वॉल्यूम। ओके, तो इसके ये तीनों फॉर्मूले हैं। अब अब इनको जो अल्फा वन है, अल्फा वन या फिर ए वन, तो इनको लीनियर लीनियर सॉरी लीनियर में बोलते हैं अल्फा, एरियल में बोलते हैं बीटा, और वॉल्यूम वाले में बोलते हैं गामा। इसलिए ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि अ, हम कह सकते हैं कि बीटा इक्वल टू टू अल्फा और गामा इक्वल टू थ्री अल्फा। अल्फा, ठीक है, बीटा इक्वल टू टू अल्फा, गामा इक्वल टू थ्री अल्फा। Okay. If the substance is in form of a long rod, then the small change in the temperature delta T, the fractional change in the length delta L by L is directly proportional to the delta T. तो मतलब अगर किसी रॉड में डेल्टा एल चेंज आ रहा है डेल्टा टी डिफरेंस के कारण, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो डेल्टा एल बाई एल प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल बाई एल का माप भी बढ़ेगा, इसका भी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो वेयर ए ए वन, यहाँ पर अल्फा वन या फिर ए वन, अल्फा वन इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको अपन लीनियर एक्सपेंसिविटी भी कहते हैं, और इसको हम अल्फा बोला जाता है। ओके, टिपिकली एवरेज वैल्यू ऑफ coefficient of linear expansion is for some material in the temperature range 0 to 100। तो इसकी वैल्यूज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो अगर आप क्वेश्चन गिवन आएंगे तो गिवन में ये आपके सामने
अल्फा की वैल्यू दिया जाएगा। ओके, तो वॉल वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर सम मटेरियल, तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग ये वैल्यूज हैं। 2.5, 1.8 टू 1.2, आयरन के लिए, कॉपर के लिए 1.7, सिल्वर के लिए 1.9, और ग्लास पायरेक्स के लिए 0.0, सॉरी 0.32, अलग अलग टाइप की ये होती है। ओके, और similarly we consider the fractional change in volume of a substance for temperature change delta T and define the coefficient of volume expansion or volume expansibility. Okay, ऐसे ही जैसे लीनियर कोफिशिएंट होता था उसी में ही ये वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। ओके, तो अल्फा भी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, 1 अपॉन डेल्टा टी। Okay. Here alpha B is also characteristic of a substance but not strictly a constant. It depends in a journal of temperature. Here it seems a delta V becomes constant only at a high temperature. अब ये कहा जाता है कि हर मटेरियल के लिए डेल्टा V भी कांस्टेंट नहीं होता, ये भी चेंज होता रहता है, बट हाई प्रेशर के लिए ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो table gives the value of coefficient of volume expansion 0 to 100। तो अल्फा बी का वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए 7 × 10⁻⁵। इस तरह से टेबल में दिया गया है बहुत सारी वैल्यूज, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। अगर इसको मतलब लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। तो वाटर एग्जिबिट एन anomalous behavior, it contracts on heating between 0 to 4। The volume of a given amount of water decrease as it cools from room temperature until its temperature reaches to 4 degree. Below 4, the volume increase and therefore the density decrease. That means the water has a highest maximum density at 4 degree Celsius. This property has an important environmental effect. Bodies of water such as lake pond region at the top first. Okay, so as a lake cool toward 4 degrees, water near the surface lose energy to the atmosphere, become denser and sink. The warmer, less dense water near the bottom rise. However, once the colder water is on the top reaches temperature below 4 degrees Celsius, it becomes less dense and remain at the surface. तो इस सब चीज का मतलब यह है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो अलग अलग मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बढ़ती घटती है। कि इसमें बोला गया है कि जीरो पहले होगा तो जीरो पर एक फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब 1.0013, तो इतनी डेंसिटी होगी उसकी। ओके, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी नहीं, सॉरी वॉल्यूम होगा इसका। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, वन वॉट वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर है दिया गया है, तो 1.00013 इसका वॉल्यूम है 1 किलोग्राम वाटर का। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते 4 किया तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये एक इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है वाटर का। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और डेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, तो यही इन्होंने अभी फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। पीवी पी डेल्टा बी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा वी बाई बी इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, दैट इज अल्फा बी इक्वल टू 1/T फॉर आइडियल गैस at 0 degree Celsius. Alpha V equal to 3.7 into 10⁻³ Kelvin, which is much larger than that for solid and liquids. Okay.
तो ये फिर से एक टेम्परेचर का एक ग्राफ इन्होंने दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। फर्स्टली एक कांस्टेंट है, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाई 4 डिग्री पर पहुंचा तो मैक्सिमम डेंसिटी हो गई, उसके बाद वापस से ये गिर गई। ओके, तो ऐसा ही ये चेंज होता रहता है आपस में। तो much or order magnitude larger than the coefficient of volume expansion difference. There is a simple relation between the coefficient of volume expansion and the Gaussian linear। तो जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें, ये है coefficient of volume expansion, ये है coefficient of areal expansion, ये है coefficient of linear expansion। तो इसके हिसाब से जैसे इन्होंने बोला ना 3 टाइम्स हो जाती है, तो ये 3 टाइम्स हो जाती है, ये डेल्टा, सॉरी अल्फा बी इक्वल टू अल्फा 1 into 3, मतलब 3 टाइम्स डबल होते हैं, 3 टाइम्स हो जाती है। What happened by preventing the thermal expansion of a rod by fixing its end rigidly? Okay, so what happened by preventing the thermal expansion of a rod by fixing its end rigidly? तो इन्होंने बोला गया है कि एक रॉड को लेके दोनों साइड से रिजिड कर दिया है एक रॉड को, उसके बाद उसको एक्सपेंड करा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब इसको या तो जो जोड़ा गया है उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगी, या फिर उसका और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द रॉड एक्वायर अ कंप्रेशन स्ट्रेन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड बाय rigid support at the end। The corresponding stress set up to the rod is called thermal stress। Okay, for the example consider a steel rail on length 5 meter and across the cross sectional। अब जैसे इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेन है, जब ट्रेन की पटरियां जो होती हैं, उन पटरियों के बीच में जैसे आपने देखा होगा कभी भी, ये पटरी ही है, तो एक ये पटरी ली गई, उसके बाद दूसरी पटरी तुरंत इसके बाद ऐसे नहीं जोड़ी जाती, उसको उसको थोड़ा सा गैप दे के जोड़ा जाता है। अगर सर्दियां हैं तो, और गर्मियां हैं तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम गैप रखते हैं। ओके, वो क्यों? क्योंकि गर्मियों में गर्मी होगी तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें स्ट्रेस भी आएगा, स्ट्रेस से मतलब एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंड होगा तो ये इसको एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपेंड होता है, ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड के लिए जगह चाहिए, जगह ये गर्मियों में पूरी कर लेता है। अगर ये जगह ऐसे नहीं दी गई तो ये क्या करेगा कि एक्सपेंड तो होगा वो, क्योंकि दोनों साइड से रिजिड है, इधर से भी तो एक पटरी होगी, तो एक दूसरी साइड नहीं बढ़ सकता, तो दोनों साइड से नहीं होने के कारण ये टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा होने के कारण मतलब ये एकदम टेढ़ा हो जाएगा तो ट्रेन इस पे से नहीं निकल पाएगी और एक्सीडेंट हो जाएंगे ट्रेन के, इसलिए इसमें गैप रखा जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल था। सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए बाई ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी अल्फा वन। मतलब इसमें कहा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन डबल होता है लीनियर एक्सपेंशन के, इसको शो करना है। तब इसको शो करने के लिए इन्होंने पता नहीं कौन सी मेथड का यूज किया है, ये एनसीईआरटी वाली मेथड है अलग कुछ, बट यू हैव टू लर्न इट दैट द एरियल एक्सपेंशन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, इसको आपको लर्न कर लेना है। A blacksmith fix iron ring on a rim of the wooden wheel on a cart. The diameter of a rim and the iron ring are 5.243 and meter and 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें रेडियस दी गई है और डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर दिया गया है
यानी कि हमें सबसे पहले अगर इसकी परिधि निकल जाए, तो परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस निकल जाए, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन से ये कितना और बढ़ना चाहिए। ओके, तो इन्होंने कुछ शायद इन्होंने थोड़ा सा अलग लिया है, बट हम, अगर मैं होता तो इसको ऐसे करता कि अगर इसमें इसकी सबसे पहले पर्दी निकालना है कि घोड़े का जो पहिया है उसकी पर्दी कितनी है, तो उसका पर्दी निकालने के लिए सीधा होता है इसमें रेडियस से, मतलब 2 पाई आर कर देते हैं, तो 2 पाई आर करेंगे इसकी, 2 पाई आर करेंगे, तो 2 इंटू पाई हो गया, आर कितना है, 5.243, 5.243 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5.243 पाई, ये हो गई इसकी परिधि। ओके, ऐसे ही इस पहिए की परिधि भी हो जाएगी, इस पहिए की परिधि हो जाएगी 2.4241 पाई, ये हो गई इस पहिए की परिधि, सॉरी 231, आयरन रिंग एंड द डायमीटर ऑफ रिंग। ओके, 243 और 231, 231 पाई। ओके, तो ये अलग अलग है थोड़ी सी। तो हमें क्या करना है कि अब इसमें डेल्टा एल कितना है, अब डेल्टा एल है इसका, इसको माइनस कर दिया जाए कि 5.231 पाई, तो ये कितना आएगा, टू, पाई कॉमन ले लीजिए तो 2 1, तो 12 पाई, इसमें से और चाहिए हमें कि ये इसको एक्सपेंड कराने के लिए, मतलब डेल्टा एल हमें 12 पाई है, 12 पाई अपॉन एल करेंगे, तो ये मतलब एल मतलब 2.243 या फिर 2.231 आएगा, तो अपॉन 2.231 पाई, तो पाई से, अरे यार मैं पेज में लिख लेती हूँ। तो 12 पाई अपॉन में 2.231 पाई, ये हो गया डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो इसका फॉर्मूला था, या अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, तो अल्फा 1 यूज होगा इसमें, अल्फा 1 के लिए इसमें अल्फा नहीं दे रखा, नहीं दिया है, अल्फा क्या है, अल्फा है 1.20 इंटू 10 पावर -5, इक्वल टू 1.20 इंटू 10 पावर -5 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 27 डिग्री था ना, तो 27 और ये 300, या फिर डेल्टा, सॉरी T-300, तो ये हमें टी मिल जाएगा एग्जैक्टली। ओके, यहाँ से इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, 12 पाई से पाई कट गया, और ऐसे ही। ओके, फाइनली हमारे पास T2 आएगा, 218 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसके बारे में स्पेसिफिक ये दिया गया है, स्पेसिफिक हीट, हाँ, the change in temperature of a substance when a given quantity of heat is absorbed, it characterized by quantity called the heat capacity of a substance. We define heat capacity as of a substance as delta S, oh, sorry, S equal to delta Q by delta T. Delta Q is amount of heat supplied to the substance to change its temperature from T to T plus delta T. Okay. तो ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी ये है कि अ, इतनी हीट जो उसे टी से डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी तक पहुंचा दे, वो स्पेसिफिक हीट है। ओके, तो
इसकी एक और डेफिनेशन आती है हमारे सामने, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट इफ equal amounts of heat is added to the equal masses of different substance, the resulting temperature change will not be same. It implies that every substance has a unique value of for the amount of heat absorbed or given off to change the temperature of unit mass of it by 1 unit. This quantity is referred to as a specific heat. तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि हर चीज, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। ओके, हर मटेरियल अलग अलग किस हिसाब से अब्सॉर्ब करेगा हीट को, वो अलग अलग अमाउंट होता है ना। So if delta Q stands for amount of heat absorbed or given off by a substance of mass m when it undergoes a temperature change delta T when the specific heat capacity of that substance given by, तो इसके लिए एक फॉर्मूला इन्होंने जनरेट किया है, इक्वल टू एस यानी कि स्पेसिफिक हीट, सॉरी हीट कैपेसिटी बाई एम इक्वल टू 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि heat capacity upon mass. Okay, it is specific heat capacity. Okay. So the specific heat capacity is property of the substance which determine the change in temperature of substance. मतलब ये डिटरमाइन करती है चेंज इन सबस्टेंस, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस अंडरगोइंग नो फेज चेंज। मतलब लेकिन हाँ, एक इसकी शर्त है कि फेज चेंज नहीं होना चाहिए। फेज चेंज का मतलब है कि अगर ये आइस है तो वाटर नहीं होते इसको, आइस है तो आइस में ही चेंज होगा, तो उसी को स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अगर फेज चेंज हुआ किसी हीट के कारण, मतलब ऐसे है कि अगर 0 पर आइस है, उसको थोड़ी सी हीट दे दी तो वो लिक्विड बन गया, तो स्पेसिफिक हीट नहीं है ये, क्योंकि इसने फेज चेंज कर दिया है। इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, समझ गए। तो इसका सीधा का सीधा मतलब है कि ऐसी हीट जिसको देने के कारण इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। ओके, ये है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सी इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको मोल्स में चेंज करने के लिए 1/2 से डिवाइड दे दिया। ओके, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इज नोटेड बाय सीवी। अब अगर ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसको सीपी बोलेंगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो सीवी बोलेंगे। तो अलग अलग बोलने के इसको मतलब प्रकार हैं। हाँ, स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये गिवन है हमारे लिए। तो सब्सटेंस कुछ इस प्रकार है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कार्बन है, लेड है, सिल्वर है, टंगस्टन है, वाटर है, आइस, ग्लास, आयरन, केरोसोल और मर्करी। ओके, तो कुछ इस प्रकार की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इनकी, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। ओके, तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है कुछ सब्सटेंस की, जैसे हीलियम की, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखी है मोलर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आती है कैलोरीमेट्रिक। अब कैलोरीमेट्री क्या है कि इसके मतलब अभी जो हमने स्पेसिफिक हीट देखी ना, तो उसको उसका प्रयोग है एक तरह से, मतलब उसको यूज करके हम किस किस प्रकार से किसी भी मैटर को या फिर लिक्विड को उसकी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका प्रयोग इसी कैलोरीमेट्री के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉय प्रोवाइडेड नो हीट इज अलाउड टू एस्केप टू द सराउंडिंग। इसके कुछ कह सकते हैं कि अजम्पशंस हैं कि ये मतलब assumption ये है कि heat is not allowed to escape the surroundings. A device is which heat measure can be done is called calorimeter. Okay,
तो स्फीयर ऑफ, एक एग्जांपल है इसका, स्फीयर ऑफ 0.047 किलोग्राम एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 kilogram copper calorimeter. Okay, containing 0.25 kilogram water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rise and attain the steady state at 23 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminum. तो मतलब एक ऐसा है कि एक स्फीयर है, उसको पानी में डाला हुआ था। स्फीयर स्फीयर इज एट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का था। तो उसको क्या है, इट जस्ट इट जस्ट देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर। तो कॉपर कैलोरीमीटर में डाल लिया कंटेनिंग, मतलब कॉपर कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, उसमें डाला तो 0.25 किलोग्राम उसमें वाटर था एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस स्फीयर के कारण क्या हुआ, उसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 3 से बढ़ गया। तो डेल्टा टी इसमें 3 है। ओके तो वाटर का पानी भी है, मतलब वाटर का मास भी है, और कैलोरीमीटर का मास भी है, और स्फीयर का मास और टेम्परेचर है। ओके, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है 77 डिग्री सेल्सियस। लेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम BSAL। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम कितना हुआ कि M1SAL और डेल्टा टी। M1 मास इतना है और SN उसका जो पता नहीं है हमें, बट उसको कांस्टेंट करके रख रहे हैं। एक, तो ये इतना आ गया। ओके, तो मास ऑफ वाटर 0.25 है, मास ऑफ कैलोरीमीटर इतना है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 3, और 23 माइनस 23। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW है, मान लिया इक्वल टू, मान लिया इसको शायद गिवन होता है वाटर का 4.18 इंटू 10⁻³ जूल किलोग्राम एंड केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर निकालेंगे अलग अलग। तो कॉपर कैलोरीमीटर की ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अलग अलग, तो दोनों की अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी। इन द स्टेडी स्टेट हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। तो मतलब जो है ना वैल्यू हमने निकाली थी हीट गेन्ड मतलब हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इक्वल टू कर देंगे हीट मतलब जो भी हमारा फाइनल आया था ना इसके, तो इससे हम ASAL निकाल सकते हैं आसानी। अब आते हैं चेंज इन स्टेट। जब भी टेम्परेचर मतलब हीट बढ़ाने से टेम्परेचर मतलब सॉरी स्टेट में चेंज आएगा तो क्या होगा। वेट गाइस, थोड़ा सा पानी पी ली। तो चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट क्या होता है कि जब भी हमने हीट दी किसी भी चीज को, तो मान लिया जाए कि एक ऐसी स्टेट में आ गई है वो कि अगर उसको थोड़ी सी भी ज्यादा हीट दे दी तो वो अब सीधा उसका स्टेट ही चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे माना है कि अगर एक वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जस्ट पहुंचा है, एकदम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे सीधा वाष्प हो जाएगा। तो उसको अगर थोड़ा सा और हीट दे दी तो वो स्पेसिफिक हीट नहीं होगी, क्योंकि उसमें मतलब उस हीट से क्या है ना टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आ रहा है। उस हीट को मतलब उस हीट का काम क्या है, उसकी स्टेट को चेंज करना। मतलब वो जो हीट दी गई उसको टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं किया गया उसने, बल्कि उसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है जो मतलब उसको स्टेट चेंज कर रही है। तो तभी आपने एक एक्स्ट्रा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि 100 मतलब डिग्री सेल्सियस का वाटर लो और 100 डिग्री सेल्सियस की एक वाष्प लो, वाष्प मतलब वेपर लो। ओके, तो दोनों को अगर चेक करोगे तो जो 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर है पानी की उसमें ज्यादा हीट होगी, उससे आप ज्यादा जल्दी जल जाओगे।
उससे आपका हाथ ज्यादा जल्दी जल जाएगा। बल्कि अगर आप मतलब वाटर में ऐसा वाटर से चेक करोगे तो वाटर में इतना जल्दी नहीं जलेगा। वो क्यों? क्योंकि वाटर के पास तो केवल हीट है, केवल वाटर तक की, मतलब वाटर की हीट है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वाष्प के पास क्या है ना, तो उसको चेंज इन स्टेट में दी गई हीट, वो भी है एक्स्ट्रा हीट। तो टेम्परेचर टेम्परेचर में डिफरेंस तो आया नहीं, तो स्टेट में चेंज आया, तो वो एक्स्ट्रा हीट उसके पास रखी हुई है। तो बस उसी का ये सिस्टम है। ओके, तो ये है। पहले 0 टू कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस किया, तो मतलब ये स्टेट चेंज हुई, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है। इसमें इस हीट में क्या है, इसमें जो टाइम है, इसमें फिर से एक और स्टेट चेंज हुई, फिर से उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है। ओके, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, एंड from liquid to solid is called freezing. It is observed that temperature remain constant until the entire amount of the solid substance, okay, melt. That is the solid and the liquid both the solid and the liquid state of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid. Okay, the temp ये वही है जो मैंने अभी समझाया था। The temperature at which the solid and the liquid state of the substance is in thermal equilibrium with each other is called its melting point. Okay, normal what is then, ये कुछ इसके टर्म्स हैं, इसको एग्जांपल्स के द्वारा समझाया गया है। ओके, तो अब इसी को वेपराइजेशन के हिसाब से भी जोड़ा गया है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर वो बॉइल करने लग जाए। और वेपर पॉइंट होता है, मतलब इसको बोला जाता है, हमारे सर बहुत आते थे, एक एक हीट होती है मतलब एक स्पेसिफिक हीट के बाद से उतनी हीट दे दी तो उसमें वो वेपर में चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए स्पेशल टर्म डिफाइन करा जाता है कि वेपराइजेशन हीट। ओके, एक होता है ट्रिपल पॉइंट, जहां पर तीनों स्टेट सेम टेम्परेचर सेम हीट पर होती है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा, उससे थोड़ा सा इधर जाएंगे, मतलब आपस में ही रहती है। ठीक है, एक ट्रिपल पॉइंट होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ओके, तो द टेम्परेचर ऑफ substance remain constant during the change of state. A graph between the temperature and T pressure of a substance is called pressure temperature diagram. The following figure shows the figure phase diagram of water and CO2. Such a phase diagram divided the PT plane into a solid region, the vapor region, and the liquid region. The region are separated by the curve such as the sublimation curve, fusion curve, and vaporization curve. The point of sublimation curve represents the state in which the solid and vapor phase coexist. Okay, so the temperature and pressure the fusion curve at which the fusion point, fusion curve, comma, the vaporization curve and the sublimation curve meet at and all the three phase of substance coexist is called the triple point. मतलब तीनों फेज एक साथ कोइंसाइड कर जाएं तो उसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, और कुछ नहीं। ओके, तो अब आते हैं अपने नए टॉपिक, या फिर हाँ वही टॉपिक है। तो थर्मोमीटर एंड, अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं अलग अलग टाइप के, उसको डिफाइन करने के या फिर को एक्सपेरिमेंट करने के चीजों को। अब आते हैं लेटेंट हीट पर। अब लेटेंट हीट मैंने डिफाइन बता दिया था पहले ही, कि जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो होती है कि टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए। अब ये होता है फेज चेंज करने के लिए। ओके, तो फेज चेंज करने के लिए लेटेंट हीट का यूज किया जाता है। और लेटेंट हीट उसका नाम है बस, जैसे अलग अलग लिक्विड्स की ये लेटेंट हीट है।
ओके, जैसे ये देखिए, सबसे पहले इसने टेम्परेचर गेन किया, सॉलिड स्टेट, सॉलिड में था, आइस पे था। अब जब फेज चेंज करके मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट से सबसे पहले आया लिक्विड में। और लिक्विड में आने के लिए इसने इतनी सारी हीट ले ली, जितना है ना ये अमाउंट, ये जो मैं दिखा रहा हूँ हैंड से, तो ये इतनी सारी हीट ले ली। उसके बाद फिर से इसने टेम्परेचर डिफरेंस किया, टेम्परेचर बढ़ाया अपना, लिक्विड वाटर में गया, वाटर में फिर वाटर, वाटर 100 तक वाटर में रहा। फिर उसके बाद दोबारा से इसने हीट चेंज, मतलब एक हीट लेके फेस चेंज किया, फेस चेंज किया, फिर से यहाँ गया, अब हो गया ये गैस, स्टीम। अब गैस से ये फिर से टेम्परेचर बढ़ाएगा, ये गैस से नई स्टेट में नहीं जाएगा। ओके, ये कुछ उसका एग्जांपल है लेटेंट हीट का। अब एक नया टॉपिक आता है हीट ट्रांसफर, क्योंकि आज टाइम टाइम होने वाला है, तो हीट ट्रांसफर हम अपने अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जेई के लिए। ओके, तो आज हम अपना रैप अप करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा ये देख के, तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखा था कि किस हिसाब से अपन फेरेनहाइट टू टेम, मतलब फेरेनहाइट से अपन सेल्सियस में, सेल्सियस टू फेरेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अलग अलग टाइप की चीजें। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एरियल और लीनियर। ओके, वाटर की डेंसिटी एंड वॉल्यूम का कर्व। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, लेटेंट हीट, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस, कैलोरीमेट्री भी देखी हमने। ओके, ट्रिपल पॉइंट को भी जाना, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो आज यही सब करके हम अपना इस क्लास का रैप अप करते हैं। ओके, ओके गाइस, देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।